आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मीर अमन, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है मीर अमन के तफसीली हालात मालूम नहीं हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है उनमें बिस्तर क्यासत पर मुबनी है। समझिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीर अमन की ज़िंदगी के बारे में हम बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम तफसील से, तफसील का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, और हालात का मतलब होता है जानकारी, उनकी जिंदगी के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ, बच्चों मुख्तलिफ का मतलब होता है अलग अलग, इनके बारे में अलग अलग लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उनमें बिस्तर, उनमें ज्यादातर, बिस्तर का मतलब होता है बच्चों ज्यादातर, और क्यासत का मतलब होता है अनुमान पर मुबनी है। मतलब कह रहा है बच्चों कि हमें मीर अमन की जिंदगी के बारे में बहुत सी बात नहीं पता है, लेकिन बहुत से लोगों ने इनकी जिंदगी के बारे में अनुमान लगाकर लिखा है कि इनकी जिंदगी कैसी थी, अनुमान लगाकर लिखा है। मतलब क्यासत पर मुबनी है, उनकी जो बातें हैं वो अनुमान पर मुबनी का मतलब होता है आधारित। तो मीर अमन की जिंदगी के बारे में हम बहुत सी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन अलग अलग मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है वो सारी बातें, उनमें से ज़्यादातर बातें वो जो हैं वो क्यासत पर, वो अनुमान पर मुबनी है, आधारित हैं, लिहाजा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बातें अनुमान पर आधारित हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, हमें अनुमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि कल वर्षा होने वाली है तो मैंने अनुमान लगाकर बोला, मेरे पास खुदा का फोन थोड़ी ना आया था कि मैं सॉलिड प्रूफ के साथ बोल सकता हूं कि कल वर्षा होने ही वाली है। तो इसलिए अनुमान ज्यादातर गलत ही हो जाता है, तो लिहाजा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोगों ने लिखा है उनके बारे में अनुमान लगाकर उन बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। इनके जो मुख्तसर मुस्तंद हालात मालूम है, लेकिन इनकी जिंदगी के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हासिल है, हमें मिलता है कि इनकी जिंदगी मतलब कैसी थी। इनके जो मुख्तसर मुस्तंद हालात, इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता है। वह यह है कि असल नाम इनका क्या था, मीर अमन, और तखल्लुस क्या था, लुत्फ था। इनकी जिंदगी के बारे में पता है कि इनका असल नाम मीर अमन था और तखल्लुस लुत्फ था। बच्चों तखल्लुस का मतलब शायर द्वारा शेरो शायरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाम ही तखल्लुस कहलाता है। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। ये कहाँ पैदा हुए थे इनके बारे में हमें क्या पता है कि इनका नाम था मीर अमन, इनका तखल्लुस था लुत्फ, और ये कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही इनकी परवरिश हुई थी, दिल्ली में ये पले बढ़े थे। इनके अजदाद मुगल बादशाहों के रिकाब में रहे और उनकी खिदमात के सिले में इन्हें जागीरें भी अता हुई। समझिए बच्चों क्या कह रहा है कि इनके जो अजदाद थे, इनके जो दादा परदादा थे, अजदाद का मतलब होता है दादा परदादा, मुगल बादशाहों। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर मुगल बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। तो इनको जो दादा परदादा थे वो मुगल बादशाहों के रिकाब में, रिकाब का मतलब होता है बच्चों पास, नजदीक होना, वो मुगल बादशाहों के नजदीक रहा करते थे। आज भी बच्चों जो नेता मदारी होते हैं तो उनके इर्द गिर्द उनके पास बहुत से लोग रहते हैं। तो उस जमाने में भी जो बादशाह थे तो उन बादशाहों के करीब बहुत से लोग रहा करते थे, जिनमें इनके मीर अमन के दादा परदादा भी शामिल थे। अजदाद मुगल बादशाहों के रिकाब में मतलब नजदीक में रहे और उनकी खिदमात के सिले में, और ये लोग अगर उस बादशाह का कोई बड़ा काम कर देते थे, खिदमात का मतलब होता है काम कर देना, उसकी सेवा कर देना, तो उस सेवा के बदले में, सिले का मतलब होता है बदले, उस सेवा के बदले में उन्हें जागीरें भी अता हुई। जो बादशाह था उनको बहुत ही ज्यादा तोहफा देता था, और तोहफा बच्चों कैसा, एक पूरा का पूरा गांव उनके नाम कर देता था, ज्यादा से ज्यादा जमीन उनके नाम कर देता था। तो उसी को बच्चों हम जागीर बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि जागीर क्या होता है, तो बादशाह द्वारा नजदीकियों को दिए जाने वाला तोहफा ही जागीर कहलाता है। और बादशाह अपने जो उनका मदद करता था उनको क्या तोहफा देता था, जमीन जायदाद, बच्चों पूरा का पूरा गांव, तो उसी को हम जागीर बोलते हैं। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लूटने से महफूज ना रह सका। समझिए, आप लोग जानते होंगे इतिहास में बच्चों, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब अहमद शाह अब्दाली बच्चों कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था लूटने के लिए हमारे भारत को। तो ये कह रहा है कि जब अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल हुई, कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के, और दिल्ली में ही वो दाखिल हुआ था, तो मीर अमन का घर भी लूटने से महफूज ना रह सका, वो लूटने आया था हिंदुस्तान को। सूरज मिल जाट, बच्चों जाट का मतलब क्या होता है, आप लोग सुने भी होंगे जाट ना, बच्चों हरियाणा और पंजाब के जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है उनको हम जाट बोलते हैं। तो ये कह रहा है सूरज मिल जाट ने उनकी जागीरें भी जब्त कर ली, उनका जो जमीन था, उनका जो गांव था वो जब्त कर ली। किनका, इनके मीर अमन के दादा परदादा की जमीनें इन्होंने जब्त कर ली। किसने, सूरज मिल जाट ने। जाट का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो, जिस किसान के पास बहुत ज्यादा जमीन हो उसे हम जाट बोलते हैं। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई वर्षों तक अजीमाबाद में मुकीम रहे। बच्चों अजीमाबाद पटना को बोलते हैं, पटना का पुराना नाम क्या है, अजीमाबाद। तो ये कहाँ रहे, अजीमाबाद में। मुकीम का मतलब होता है रहना। वहां से तलाशे मुआस में कलकत्ता आए, और बच्चों कमाने के लिए, तलाशे मुआस का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए वो कहाँ आए, कलकत्ता आए। नवाब दिलावर जंग ने इन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां अतालिक
तालिक से मुकर्रर किया। एक बच्चों दिलावर जंग ने इन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां का मतलब इन्होंने मुंशी बना दिया। मुंशी का मतलब होता है लिखा पढ़ी का काम इन्होंने दे दिया। 2 साल इस खिदमत को अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट तक पहुँचे और 4 मई 1801 को 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में इनका तकर्रुर हुआ। जून 1806 तक वह कॉलेज में अपने फ़राइज, बच्चों फ़र्ज की जमा होती है फ़राइज, अपने फ़राइज अंजाम देते रहे। इनकी पीराना साली का मतलब होता है बच्चों ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। इनकी पीराना साली, बुढ़ापा और जिस्मानी माजूरी का मतलब होता है बच्चों इनका जो शरीर था वो ठीक नहीं रहता था, वो हमेशा बीमार रहा करते थे, मतलब इनका जो शरीर था वो विकलांग हो गया था। जिस्मानी माजूरी के सबब 1806 में इन्हें कॉलेज की खिदमत से सुबकुदोस मतलब रिटायर कर दिया गया। कॉलेज से इलाहदगी के बाद इनके हालात पर्दे खफा में है। जब ये बच्चों जब वहाँ से निकल के कॉलेज से इनको सुबकुदुस कर दिया गया तो इनका जो हालात था वो पर्दे खफा। अब तो बच्चों ये गुजर चुके होंगे, 1806 में ही ये कॉलेज से निकले थे, बच्चों चल रहा है 2025, तो उस समय का ये लिखा हुआ है तो कह रहा है कि पर्दे खफा में है, मतलब ये ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, पर्दे खफा में है, ये पर्दा में है। मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी यह मालूम नहीं, लेकिन यह साबित है कि वो फ़ारसी अच्छी जानते थे। वो कहाँ तक पढ़े थे वो पता नहीं, तो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बच्चों की कहाँ तक पढ़े थे ये पता नहीं है। इसकी बदौलत इन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक़े मुहसनी का कामयाब तर्जमा गुंज खूबी के नाम से किया। मीर अमन साहब अय्याल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सज्जन आदमी थे, वो ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब जेंटलमैन इंसान थे। इनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। इनके परिवार में कितने इंसान थे? 10। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है वह बागो बहार है। यह किताब 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी। इस वक्त इसका नाम चहार दरवेश था। 1802 में इस पर नजर-ए-सानी हुई। नजर-ए-सानी का मतलब होता है जो भी किताब बच्चों लिखा जाता है तो उसमें जो गलती है, खराबी है, उसको सुधारना ही नजर-ए-सानी कहलाता है। नजर-ए-सानी हुई और इसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया, जिससे 1217 हिजरी बरामद होते हैं। मतलब 1217 हिजरी में यह मार्केट में आई थी। अभी बच्चों कौन सा हिजरी चल रहा है? 1441 हिजरी। अब 1217 माइनस कर लीजिएगा तो 300, लगभग 300 साल हो चुके हैं इस किताब को लिखे हुए। यह किताब मुकम्मल सूरत में पहली मर्तबा 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना में तबे हुई, मतलब छपी। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन को इसी तसनीफ को हासिल है। सबसे ज़्यादा शोहरत किस किताब से हुआ बच्चों? एग्जाम में आता भी है तो बागो बहार से। उम्मीद करते हैं बच्चों कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बागो बहार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।